शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन लोगों को नए घर में शिफ्ट होने की वजह से काफ़ी ज़रूरी सामानों की ज़रूरत थी और इसीलिए कार्तिक और तानिया आराम से शॉपिंग कर रहे थे। तानिया तो शायद पहली बार इस न्यू सिटी के मार्केट में इतने आराम से घूम रही थी और जो चीज़ पसंद आ रही थी उसे ले रही थी। आज से पहले तो शायद उसने कभी इन सब चीज़ों को देखना तक सही नहीं समझा था। कार्तिक के साथ तानिया आराम से घूम फिर पा रही थी। शॉपिंग करते करते ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और उनके हाथों में सामान भर गया था। इसीलिए कार्तिक ने तानिया से कहा, तानिया हम इतने सारे सामान के साथ नहीं घूम सकते, हमें पहले ये गाड़ी में रख देना चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने तुरंत कहा, ठीक है भैया, पहले सामान रखकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद बाकी शॉपिंग कर लेंगे। इतना कहकर कार्तिक, मैगी और तानिया तीनों वापस पार्किंग एरिया में आ गए जहां पर उनकी लग्जरी गाड़ी पार्क थी। यहाँ सामान रखने के बाद कार्तिक ने पास ही की एक दुकान से 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स ले ली और आराम से तीनों वहीं पेड़ के नीचे रखी हुई चेयर पर बैठकर इसे पीने लगे। तीनों अपनी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ही रहे थे कि तभी अचानक से तानिया का ध्यान सामने रोड के दूसरी तरफ किसी चीज पर गया। कार्तिक जो अपनी ही बातों में मगन था, उसने बीच में 2-3 बार तानिया का नाम पुकारा, तानिया तानिया तानिया, पर तानिया का तो जैसे ध्यान ही नहीं था। ये देखकर कार्तिक थोड़ा हैरान हो गया और तानिया की तरफ देखने लगा। तानिया अभी भी सामने की तरफ देख रही थी और ये देखकर कार्तिक भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए सामने की तरफ देखने लगा और वहां का नजारा देखकर उसने हैरान होकर अपनी बहन की तरफ देखा और तानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क घूमना है? अगर तुम्हें जाना है तो मुझे बता दो। जैसे ही तानिया ने अपने भाई का सवाल सुना तो 1 मिनट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। हालांकि अगले ही पल उसने उदास होते हुए कहा, रहने दीजिए भैया, आप और मैगी काफी ज्यादा थक गए हैं और वहां पर तो और भी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है। तानिया को अपनी परवाह करते हुए देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं थके, 2-4 कदम ही तो चले, अभी से कैसी थकान, चलो हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, अगर मेरी बहन वहां घूमना चाहती है तो हम लोग उसे जरूर घुमाएंगे। इतना कहकर कार्तिक तानिया और मैगी को लेकर रोड की दूसरी तरफ बने अम्यूजमेंट पार्क की तरफ चलने लगा। आसपास पब्लिक एरिया में छुपे हुए जितने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सब भी कार्तिक को उसी तरफ जाते हुए देखकर उसके साथ जाने लगे। अम्यूजमेंट पार्क के बारे में अगर कहा जाए तो कार्तिक जब छोटा था तब वो काफी बार अम्यूजमेंट पार्क गया था। हालांकि वो मित्तल परिवार का पर्सनल अम्यूजमेंट पार्क था और वहां पर सिर्फ मित्तल परिवार के बच्चे ही खेला करते थे। बाहर के लोगों को वहां आना जाना अलाउ नहीं था। वहां पर एक से बढ़कर एक गेम्स और फैसिलिटीज थी। मित्तल परिवार ने वहां बहुत पैसा खर्च किया था। हालांकि वहां पर बच्चे ज्यादा नहीं थे, पर कार्तिक की उम्र के तो बिल्कुल भी लोग थे ही नहीं। कार्तिक कुछ टाइम तक पार्क में तो जाता रहा पर जल्दी ही उसका मन भर गया और फिर वो दोबारा वहां कभी नहीं गया, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क खेलने कूदने की जगह थी और जब तक अपना कोई दोस्त वहां नहीं हो तब तक ऐसी जगह जाने में कोई ज्यादा मजा नहीं आता है। कार्तिक जब बड़ा हुआ तो वो बाहर के अम्यूजमेंट पार्क में जाना चाहता था, पर मित्तल परिवार को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि एक तो वो जगह सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं थी और दूसरा मित्तल परिवार के स्टेटस के आगे वो जगह काफी छोटी थी। इसीलिए कार्तिक को वहां जाना कभी अलाउ नहीं किया गया था और उसके बाद जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई थी कि कार्तिक को फिर से अपने बचपन में जाने का वक्त ही नहीं मिला। हालांकि इतने सालों के बाद कार्तिक को एक बार फिर से ये मौका मिला था अपनी बहन के थ्रू यहाँ जाने का, क्योंकि तानिया तो आज से पहले कभी यहाँ गई ही नहीं थी। उसे बचपन से इस तरह की जगह पर आने का बहुत शौक था, पर वो हमेशा अपने मन को मारकर अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी ताकि एक दिन अपने ये छोटे छोटे सपने पूरे कर सके। कार्तिक ने एक नजर रोड को क्रॉस करने के बाद सामने के अम्यूजमेंट पार्क को देखा जो काफी बड़ा था और शहर के बीचों बीच था। फिर भी कार्तिक को ये अम्यूजमेंट पार्क अपने बचपन के पर्सनल अम्यूजमेंट पार्क से काफी कम लग रहा था। लेकिन कार्तिक की बहन की इच्छा थी, इसीलिए कार्तिक तानिया को मना नहीं करना चाहता था और वो वहीं लाइन में लग गया ताकि टिकट खरीद सके। ये जगह अपने आप में काफी ज्यादा फेमस थी और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस जगह का आनंद ले सकते थे। इसीलिए इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और इसी वजह से कार्तिक और बाकी सब लोगों को भी लाइन में लगना पड़ा। कार्तिक जानता था कि जिस आदमी ने इस जगह को बनाया है उसके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए उसने शहर के बीचों बीच इतना लग्जरी अम्यूजमेंट पार्क बनाया है। कार्तिक जिस लाइन में लगा हुआ था वो काफी ज्यादा बड़ी थी और कार्तिक यहाँ खड़े खड़े और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो जल्द से जल्द अंदर जाकर अम्यूजमेंट पार्क का मजा लेना चाहता था। पर कार्तिक को दूर दूर तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे वो बात करके इस लंबी लाइन से हटकर पहले अंदर जा सके। कार्तिक के सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उसके आसपास ही आम इंसानों की तरह खड़े थे। तभी उन सब की नजर अम्यूजमेंट पार्क के अंदर से आ रहे एक आदमी पर गई जो लगातार कार्तिक की तरफ ही बढ़ रहा था। मैगी और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस बात को नोटिस कर लिया और वो आदमी कार्तिक के और करीब आ पाता उससे पहले ही उसे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने भीड़ का फायदा उठाकर उसके मुंह पर हाथ रखकर तुरंत उसे घसीटते हुए वहां से लेकर पास में खुली जगह पर चले गए। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को इस आदमी को इस तरह से ले जाते हुए कार्तिक ने भी देख लिया था और वो जानता था कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी के साथ इंटरोगेशन करेंगे। पर फिर भी कार्तिक आराम से अपनी जगह खड़ा रहा, क्योंकि वो इन सब छोटी छोटी बातों में पड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी सेफ्टी के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड ने जोर से एक थप्पड़ उस आदमी को मारा, जिससे वो सीधे जमीन पर जा गिरा और उसके बाद उस आदमी से बहुत ही कड़क आवाज में पूछा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बॉस के आसपास भटकने की? किसने भेजा तुम्हें? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम उन पर अटैक करना चाहते थे? सामने बैठे आदमी ने जैसे ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनी तो वो काफी ज्यादा डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। कुछ देर तक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड और उस आदमी के बीच में इंटरोगेशन चलती रही और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कार्तिक के पास आया और उसने कार्तिक से कहा, बॉस, वो आदमी आप पर कोई अटैक नहीं करना चाहता था, बल्कि वो आदमी तो ब्लैक टिकट सेलर था और आपकी तरफ इसलिए आ रहा था ताकि आपको टिकट सेल कर सके। अब इस आदमी का क्या करना है? कार्तिक लाइन में खड़े खड़े थक गया था। जैसे ही उसने सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनी तो तुरंत उसने कहा, ठीक है जाने दो उसे। 1 मिनट, क्या कहा तूने? ब्लैक टिकट सेलर? जल्दी से उसे यहाँ लेकर आओ। कार्तिक को कहीं ना कहीं इस लंबी लाइन से निकलने की एक उम्मीद मिल गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का ये ऑर्डर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। हालांकि उसने अगले ही पल कार्तिक के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और उस ब्लैक टिकट सेलर को पकड़कर कार्तिक के पास ले आया।
अभी तक ये आदमी समझ गया था कि सिर्फ एक आदमी के पास जाने की वजह से उसे मारा गया था और ऑलमोस्ट उससे पूछताछ की गई थी। और ये जानकर कार्तिक को देखकर ये आदमी थोड़ा सा डर रहा था। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। तभी कार्तिक ने खड़ूस अंदाज में उस आदमी से कहा, क्या तुम सच में ब्लैक टिकट बेचते हो? और अगर हाँ तो इस वक्त तुम्हारे पास कितने ब्लैक टिकट्स हैं? जैसे ही उस आदमी ने कार्तिक की बात सुनी तो एकदम हैरान हो गया। अभी तक उसे कार्तिक से डर लग रहा था, पर अब उसे कार्तिक की बातों से हैरानी हो रही थी। हालांकि कार्तिक का सवाल सुनकर उसने डरते हुए उससे कहा, आपको कितनी टिकट चाहिए? इस आदमी का सवाल सुनकर कार्तिक ने मन में कैलकुलेशन की और तुरंत कहा, कम से कम 100 टिकट चाहिए, अभी और इसी वक्त। जैसे ही उस आदमी ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। आज तक उस आदमी ने बहुत सी टिकट बेची थी, हालांकि कभी भी ब्लैक में बहुत ज्यादा टिकट वो नहीं बेच पाया था। पर ऐसा दिन तो कभी नहीं आया था जब कोई ग्राहक खुद उससे एक साथ 100 टिकट्स ब्लैक में मांग रहा हो। यही सब सोचकर यह आदमी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को एक बार तो हैरानी हुई कि इतने बड़े अम्यूजमेंट पार्क में भी ब्लैक में टिकट बेची जा रही है और कोई भी कुछ भी कदम नहीं उठा रहा। पर दूसरी तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम अब उसे इस बेफिजूल लंबे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और वो आराम से अपनी बहन को लेकर इस अम्यूजमेंट पार्क में घूम सकेगा। इस आदमी को चुप देखकर कार्तिक ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हारे पास टिकट है भी या नहीं? नहीं, अगर है तो मुझे बताओ, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर वो आदमी जल्दी से अपने होश में आया और कार्तिक से कंफर्म करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर क्या आपको सच में 100 टिकट चाहिए? इस आदमी का बेफिजूल सवाल सुनकर कार्तिक ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मेरा जीजा नहीं हो जिसके साथ मैं बैठकर मजाक करूंगा। अगर टिकट है तो दो, वरना जाने दो। जैसे ही सामने खड़े आदमी ने कार्तिक की बात सुनी तो वो तुरंत एक्टिव हो गया। उसने एक नजर कार्तिक पर डाली और जिसने इस वक्त काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसके आसपास तानिया एक लग्जरी गाड़ी से सटकर खड़ी थी, जिसे देखकर उस आदमी को समझ में आ गया कि ये गाड़ी कार्तिक की ही है और इतना समझ में आते ही उसके मन में लालच आ गया। इस आदमी ने मन ही मन कैलकुलेशन करते हुए जल्दी से कार्तिक से कहा, पर पर्सन 2000 लगेंगे। जैसे ही कार्तिक ने इस आदमी की बात सुनी तो उसकी आंखें थोड़ी तंग गई, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये आदमी जालसाजी कर रहा है और टिकट के पैसे भी बहुत ज्यादा बता रहा है। ऐसा नहीं था कि कार्तिक के पास पैसे नहीं थे या वो कंजूसी कर रहा था। कार्तिक बचपन से ही आराम से पैसे उड़ाते आया था, पर वो ऐसे ही किसी कामचोर को अपने मेहनत के पैसे बिना वजह नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए पूछा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी ज्यादा कीमत बता रहे हो। तुम्हारे अंदर लालच आ गया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, सही कीमत बताओ। इस वक्त कार्तिक की आवाज में जोश के साथ धमकी नजर आ रही थी। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी कार्तिक की बात समझ रहे थे, इसीलिए अगले ही पल उन्होंने एक साथ अपने कदम बढ़ा दिए और अपने खूंखार चेहरों के साथ उस टिकट सेलर को देखने लगे। इन लोगों के ऐसे देखने से वो आदमी काफी ज्यादा डर गया और उसने तुरंत अपनी बात को पलटते हुए कार्तिक से कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ ज्यादा पैसे बता दिए, 600 रुपए पर पर्सन। भले ही इस आदमी को डर लग रहा था, पर कम से कम एक्स्ट्रा 100 रुपए तो हर आदमी से कमाएगा ही। और दूसरी तरफ कार्तिक भी जानता था कि इस आदमी ने अभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताई, पर फिर भी ऊपर 100 रुपए देने में और एक्स्ट्रा 1500 रुपए देने में अंतर था। इसीलिए तुरंत कार्तिक ने बिना बहस किए मैगी की तरफ देखा। मैगी समझ गई कि अगले ही पल उसने 100 लोगों के हिसाब से 60,000 रुपए निकालकर उस टिकट सेलर को दे दिए। आपको क्या लगता है कैसा रहेगा दोनों भाई बहनों का ये एडवेंचरस ट्रिप? मैगी समझ गई और अगले ही पल उसने 60,000 रुपए निकालकर उस टिकट सेलर को दे दिए। टिकट सेलर ने भी उनमें से 10,000 रुपए आज एक्स्ट्रा बनाए थे और आज से पहले उसने इतने पैसे कभी नहीं कमाए थे। उसके अंदर का लालच अभी भी कम नहीं हो रहा था और इसीलिए उसने थोड़ी और हिम्मत करके कार्तिक से कहा, सर मेरे पास वीआईपी टिकट भी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे ही कार्तिक ने इस आदमी की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने इरिटेट होते हुए उस आदमी से कहा, जब तुम्हारे पास पहले से स्पेशल टिकट्स थी तो तुमने मुझे वो क्यों नहीं दी? जल्दी से मुझे 3 टिकट और दो अभी इसी वक्त। कार्तिक को गुस्सा होते हुए देखकर टिकट सेलर ने उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े अमीर आदमी हैं और एक साथ इतने सारे टिकट खरीद लेंगे। 3 वीआईपी टिकट की कीमत 9,000 रुपए है। ये आदमी अभी तक सुधरा नहीं था। उसने 1500 की टिकट को दोगुने दामों में यानी 3,000 रुपए में बेच दिया था। कार्तिक भी जानता था कि ये आदमी लालच कर रहा है और दुगने पैसे ले रहा है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसे ईमानदारी का सबक सिखाने के लिए बैठे। इसीलिए उसने तुरंत 3 टिकट खरीदे और अम्यूजमेंट पार्क के बाहर खड़े गार्ड को दिखाकर अंदर चला गया। वीआईपी टिकट की जरूरत सिर्फ मैगी और तानिया को थी, बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स नॉर्मल टिकट से काम चला सकते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कार्तिक की सुरक्षा के लिए अंदर जाना था। कार्तिक के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी उस टिकट सेलर पर अपनी नजर बनाए हुए थे, क्योंकि ब्लैक टिकट बेचते वक्त कई बार नकली टिकट भी दे देते हैं, जिससे अंदर जाने के बाद अप्रूव नहीं किया जाता। इसीलिए इस आदमी ने कोई गलत टिकट तो नहीं दे दी है, ये ध्यान रखने के लिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पैनी आंखें इस आदमी पर बनाए हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाने के बाद तानिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। आज उसकी एक्साइटमेंट किसी 2 साल के बच्चे की तरह थी जिसे बहुत सारे खिलौने दिख गए हों और मस्ती करने के लिए उसे खुला छोड़ दिया गया हो। तानिया घूम घूम कर पूरी जगह को देख रही थी और अपने भाई का हाथ पकड़कर एक्साइटेड होकर उछल रही थी। तानिया को इतना खुश होते हुए देखकर कार्तिक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर भी कभी ना मिटने वाली मुस्कान आ गई। कार्तिक ने तानिया से कहा, तुम्हारा मन था इसलिए हम लोग यहाँ आ गए, अब तुम्हें जिस जगह पर भी जाना है तुम जा सकते हो। कार्तिक की बात सुनकर एक बार तो तानिया बहुत खुश हो गई, पर अगले ही पल कंफ्यूज होते हुए उसने कार्तिक की तरफ देखना शुरू कर दिया। कार्तिक ने जब देखा कि उसकी बहन उसे कंफ्यूज होकर देख रही है तो कार्तिक समझ गया कि उसने एक नजर पूरे अम्यूजमेंट पार्क की तरफ घुमाते हुए तानिया से कहा, यहाँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ से शुरू करते हैं। तुम्हें वहां पर जो भी राइड करनी है या जो भी झूला झूलना है तुम झूल लो। जैसे ही तानिया ने कार्तिक की बात सुनी तो वो खुश होते हुए तुरंत राइट साइड की तरफ चली गई और वहां लगे झूलों में झूलने लगी। वहां पर कार, घोड़े, ट्रेन, हर तरह के झूले थे। कुछ देर तक वहां झूलने के बाद तानिया को समझ आ गया कि ये जगह बच्चों के झूलने की है और उसे मन ही मन थोड़ा सा एम्बैरस फील होने लगा। वो तुरंत भागते हुए कार्तिक के पास आई और थोड़ा नाराज होते हुए बोली,
भैया आपको बताना चाहिए था, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेरी उम्र 17 साल है और आपने मुझे बच्चों के झूले झूलने के लिए भेज दिया। तानिया की नाराजगी देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हें बचपन से यहाँ आना था, तो शायद तुम अपने अरमान पूरे करना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बच्चों वाले झूले ट्राई करने के लिए कहा था। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने लेफ्ट साइड की तरफ एक बड़े से खतरनाक झूले की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर अब आपको इसकी सजा मिलेगी। आपको मेरे साथ उस सामने वाले झूले पर झूलना होगा। इतना कहकर तानिया सामने की तरफ देखने लगी और जैसे ही कार्तिक ने सामने की तरफ देखा तो उसका गला सूखने लगा। कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे झूलने की क्या जरूरत है, वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ और तुम और मैगी चले जाओ। जैसे ही तानिया और मैगी ने कार्तिक की बात सुनी तो दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और तभी तानिया ने कार्तिक से कहा, भैया मुझे नहीं पता था कि आपको भी डर लगता है। आपको एक झूले से कैसे डर लग सकता है, वैसे भी ये नॉर्मल झूला है, इसे ड्रैगन कहकर बुलाते हैं। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने इज्जत को बचाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगा, मैं जानता हूँ इसे ड्रैगन कहते हैं और मैं बचपन से बहुत झूलता आया हूँ इस पे, वो तो बस मेरा भी मन नहीं है इसी। कार्तिक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही तानिया उसका और मैगी का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ खींचते हुए झूले की तरफ ले गई। बेचारा कार्तिक बार बार झूले को देख रहा था, वहां से भागने की सोच रहा था, पर तानिया ने उसका हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ था कि कार्तिक खुद को छुड़ाता भी तो कैसे छुड़ाता। जल्दी ही कार्तिक और मैगी को लेकर तानिया उस ड्रैगन के सबसे ऊपर वाले सिरे पर बैठ गई और अभी तक उसके चेहरे पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मैगी नॉर्मल बिहेव कर रही थी और कार्तिक का तो डर कर बुरा हाल हो गया था। जैसे ही झूला शुरू हुआ तो सारे लोग तेज तेज चिल्लाने लगे, कुछ लोग एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे तो कुछ लोग डर से चिल्ला रहे थे। मैगी अभी भी अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठी हुई थी, तो वहीं कार्तिक और तानिया दोनों की हालत खराब हो गई थी। कार्तिक तो पहले से ही डरा हुआ था, पर तानिया भी अब काफी ज्यादा डर रही थी। लगभग 15 मिनट के बाद जब झूला रुका तो तानिया और कार्तिक दोनों अपना चकराता हुआ सिर पकड़ के पास वाली बेंच पर आकर बैठ गए। कार्तिक तो आसमान की तरफ देखे जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो झूले पर बैठा हुआ है और तानिया कार्तिक के कंधे पर सिर रख कर बैठी हुई थी। तभी तानिया की नजर मैगी पर गई, जो आराम से बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को ही देख रही थी। कुछ सोचकर तानिया ने मैगी से पूछा, मैगी तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? तानिया का सवाल सुनकर मैगी ने उसे एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ एक झूला ही तो था। मैगी का सवाल सुनकर तानिया ने हैरान होते हुए उससे कहा, मैगी क्या तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता है? तानिया का यह सवाल सुनकर कार्तिक भी एक्साइटेड होकर मैगी की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे भी सवाल का जवाब जानना था कि उसकी ये सुपर बॉडीगार्ड भी क्या किसी चीज से डरती है। कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए मैगी से कहा, हाँ बताओ मैगी, क्या तुम्हें सच में किसी चीज से डर नहीं लगता? कुछ तो ऐसा होगा ना जो तुम्हें डराता होगा। कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी और उसके बाद उसने कार्तिक और तानिया से कहा, नहीं सर, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे डरा सके। मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक को तो विश्वास हो गया था, पर तानिया को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से मैगी से कहा, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता हो। कुछ ना कुछ तो है जिससे तुम्हें डर लगता है, पर शायद तुम्हें अभी तक उस चीज का एहसास नहीं हुआ है। तानिया की बात सुनकर मैगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मैडम, मुझे सच में किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैगी की बात सुनकर तानिया की नजर सामने की तरफ एक गुफा की तरफ गई, जो एडवेंचर गुफा थी और यहाँ पर अच्छे अच्छों को डर लगता था। तानिया तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हुई और कार्तिक और मैगी से बोली, चलिए मान लिया आपको डर नहीं लगता, पर अब हम लोगों को उस गुफा में जाना है। तानिया की बात सुनकर कार्तिक और मैगी तुरंत खड़े हो गए और उस गुफा के बाहर लगी लाइन में जाकर लग गए। कार्तिक और तानिया के अलावा भी उस गुफा में और लोग जा रहे थे जिन्हें एडवेंचर करना था। तभी कार्तिक को याद आया कि उसे इतनी बड़ी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास तो वीआईपी टिकट है। कार्तिक ने जल्दी से वहां खड़े गार्ड को अपनी ये टिकट दिखाई और तीनों तुरंत अंदर चले गए। यहाँ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत थी जो हेल्थ के मामले में बिल्कुल फिट हो या जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी ना हो। साथ ही साथ बच्चों को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। तानिया भी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसे भी कार्तिक और मैगी के साथ एंट्री मिल गई। तीनों की हेल्थ अच्छी थी, इसीलिए तीनों उस गुफा के अंदर आ गए, जहां आने के बाद भी इन्हें लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया था ताकि ये लोग ध्यान रख सकें। तानिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है और चारों तरफ अंधेरा होने के बाद भी और यहाँ क्या होने वाला है ये जानने के बाद भी उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। हालांकि कार्तिक तो बहुत एक्साइटेड था और मैगी थोड़ा सा परेशान थी। पता नहीं क्यों पर उसके चेहरे पर इस वक्त हल्का डर दिखाई दे रहा था। कार्तिक को भी लग रहा था कि शायद उसकी बहन ने जो बात कही वो सच हो रही है और ये देखकर उसे भी मजा आ रहा था। उसकी कभी न डरने वाली लेडी सुपर वुमन किसी चीज से डर रही है। कार्तिक ने मैगी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैगी मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ रहना। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। मैगी ने कह तो दिया था, पर जैसे जैसे ये लोग गुफा में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे घबराहट की वजह से मैगी के हाथ कार्तिक के हाथ पर कसते जा रहे थे। कार्तिक को भी हैरानी हो रही थी कि इतने सालों में उसे आज तक पता नहीं चला कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड को भी किसी चीज से डर लगता है। अगले ही पल कार्तिक, मैगी और तानिया तीनों गुफा के एंट्रेंस पर नीचे की तरफ बने हुए किनारे पर खड़े हो गए थे। कार्तिक ने डरते हुए पूछा, हम इससे पहले कौन जाएगा? आप सोच रहे होंगे कार्तिक ने ऐसा सवाल क्यों किया, वो तो मर्द है, सबसे पहले तो उसे ही जाना चाहिए। पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर सब लोग अपनी मर्जी से आए थे और ये एक एडवेंचर था। यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के चक्कर में कहीं कार्तिक को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ जाए। यही सोचकर उसने आगे बढ़कर खुद ही पूछ लिया कि उनमें से पहले किसे जाना चाहिए। मैगी डरी हुई खड़ी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कार्तिक की बात सुनी ही नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ तानिया काफी एक्साइटेड लग रही थी और किसी के कुछ बोलने से पहले ही वो आगे बढ़ गई और कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो कि सबसे पहले वो ही जाएगी।
कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतनी ज्यादा दिलेर और हिम्मत वाली होगी, जबकि उसे खुद इस वक्त काफी ज्यादा डर लग रहा था। पर कार्तिक ने अपनी बहन को डिमोटिवेट नहीं किया और उसे जाने दिया। अगले ही पल तानिया गुफा में अंदर चली गई, जहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। इस जगह पर बेसिकली इंसान ही होते थे, पर बहुत डरावने अंदाज में वो लोग भूतों की तरह कहीं से भी प्रकट हो जाते थे और बहुत ज्यादा हद तक यहाँ आने वाले इंसानों को डरा देते थे। तानिया ये सब कुछ जानती थी, उसे डर नहीं लग रहा था और वो खुश होते हुए नीचे चली गई। अभी तक मैगी डर के मारे अपनी जगह पर जमकर खड़ी थी। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैगी नीचे जा रही थी वैसे वैसे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसका गला सूख रहा था और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। पता नहीं वो यहाँ पर कार्तिक को बचाने आई थी या फिर कार्तिक से कह रही थी कि कुछ हो तो कार्तिक उसे बचा ले। सब कुछ सही चल रहा था। ये लोग इस गेम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पजल खेलते हैं जो खेलनी जरूरी होती है। तानिया अपनी पजल खेल कर आगे बढ़ गई और मैगी के लिए पजल कार्तिक खेल रहा था। क्या लगता है, क्या वाकई में मैगी डर रही थी या उसके? जल्दी ही इन लोगों ने अपना पजल सॉल्व कर लिया और आगे बढ़ गए। तभी अचानक से एक ट्यूब जैसा पाइप खुला और उसमें से एक कंकाल निकलकर नीचे आ गया, जिसे देखकर कार्तिक तो थोड़ा बहुत डर गया था, पर मैगी की हालत खराब हो गई थी। उसने कसकर कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। तभी अचानक से एक और पाइप खुला और उसमें से एक असली आदमी भूत की तरह डरावना लुक लेकर निकला। अचानक से उसने अपने हाथ मैगी के गले में डाल दिए और ये देखकर मैगी इतना ज्यादा डर गई कि उसने अगले ही पल अपने पैरों का इस्तेमाल करके फाइटिंग शुरू कर दी और वहां जितने भी पाइप लगे हुए थे सबको एक के बाद एक किक देकर मारा। उसकी फाइटिंग इतनी तेज थी कि कार्तिक तो समझ भी नहीं पाया कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। अगले ही पल जहां जितने भी लोग भूत बनकर आने वाले इंसानों को डरा रहे थे वो खुद डर गए। कुछ लोगों को तो चोट भी आ गई थी और उन लोगों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे नौकरी नहीं करनी, अरे भाई बहुत खतरनाक नौकरी है, अरे कोई बचाओ मुझे, ये लड़की तो हमें मार रही है, क्या ये लड़की पागल हो गई क्या, अरे ये कैसे हमें मार सकती है। इतना कहकर वहां जितने भी लोग छुपे हुए थे वो सब लोग एक एक करके बाहर भाग गए। कार्तिक तो हैरान होकर मैगी को देखता रहा। उसने हैरानी से मैगी से पूछा, ये सब कुछ क्या था मैगी, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी को एहसास हुआ कि उसने डर ही डर में क्या कर डाला। उसने तुरंत कार्तिक से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, असल में मैं डर गई थी और इसी वजह से मैंने इन सब लोगों की पिटाई कर दी। अभी तक तानिया भी ये आवाज सुनकर कार्तिक और मैगी के पास आ गई थी और जब उसने आसपास की हालत देखी तो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने इन सब लोगों की पिटाई कर दी। इसका मतलब मैं सही कह रही थी, आपको भी डर लगता है। तानिया की बात सुनकर कार्तिक भी खुद को रोक नहीं पाया, जोर जोर से हंसने लगा। इन दोनों को खुद पर हंसते हुए देखकर मैगी को एम्बैरस फील होने लगा और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। कार्तिक ने जब देखा कि मैगी को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है तो उसने तानिया को मना करते हुए कहा, तानिया तुम इस तरह मैगी पर हंस नहीं सकती, देखो कैसे शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। हालांकि अभी भी वो हल्का हल्का हंस रही थी, पर पहले से उसकी आवाज कुछ धीमी थी। मैगी तानिया को हंसते हुए देख रही थी और उसे अपनी की हुई इस हरकत पर और भी ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। तभी कार्तिक ने कुछ सोचते हुए मैगी से कहा, आमतौर पर जब कोई इंसान या लड़की डरती है तो वो लोग अपने आसपास वाले साथी के पास जाकर छुप जाती या फिर उस जगह से भाग जाती है या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर तुम पहली हो जो डरने के बाद दूसरों को इतनी बुरी तरह से मार रही थी। वैसे सच बताओ, तुम्हें भूतों से इतना डर लगता है कि तुमने उन एक्टर्स की इतनी पिटाई कर दी? इतना कहकर कार्तिक धीरे धीरे हंसने लगा। कार्तिक को इस तरह हंसते हुए देखकर मैगी को और भी शर्म महसूस होने लगी। उसका मन कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैगी ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। तभी बाहर से जितने भी एक्टर्स अभी भाग कर आए थे वो सब अपने बॉस को लेकर अंदर आए और गुस्सा करते हुए बोले, बस यही तो कस्टमर है जिन्होंने इस पूरे सिमुलेटर प्लेस की हालत खराब कर दी। बॉस, इस लड़की ने हमें इतना मारा कि मेरी नाक टूट गई। सिर्फ तुम्हारी नाक ही नहीं टूटी, मेरा पैर भी टूटा है, इसके तो हाथ भी नीले हो गए। इन सभी एक्टर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि मैगी ने एक से बढ़कर एक इन सब की धुलाई कर दी थी। हालांकि दूर खड़ी मैगी ने जब इन लोगों की बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानती थी उसने भले ही डर की वजह से इन लोगों को मारा था, पर इस तरह नहीं मारा था कि उनके हाथ पैर टूट जाए। ये लोग बस डरे हुए थे, इसलिए यहाँ से भागे थे और जब वापस आ गए हैं तो जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जब इस जगह के ऑनर ने देखा कि उसकी पूरी जगह को सच में बर्बाद कर दिया गया है, उसको काफी ज्यादा दुख हुआ। इस जगह को यूनिक तरह से बनवाने के लिए यहाँ के मालिक ने न जाने कितने ही करोड़ों रुपए खर्च किए थे और इस जगह को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। अब इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी जगह बर्बाद हो चुकी थी और उसकी मेहनत भी। यहाँ पर ज्यादातर ट्यूब पक्की लकड़ियों से बने हुए थे और इन्हें शीशम की लकड़ियों से बनाया गया था, जिसकी वजह से इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। दुनिया भर में पेड़ काटे जाने की वजह से शीशम की लकड़ियां मुश्किल से मिलती थी। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर यहाँ के मालिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किसे पता था कि जिस सिमुलेटर प्लेस को बनाने के लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी वो चंद मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ के मालिक ने गुस्से से कार्तिक और बाकी लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम में से कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, पहले हम लोग कंपनसेशन की बात करेंगे, उसके बाद ही मैं किसी को यहाँ से बाहर जाने दूंगा। अपने बॉस की आवाज सुनकर जिन लोगों को मैगी ने मारा था वो लोग भी अपनी आवाज तेज करते हुए बोले, हाँ कंपनसेशन देना होगा, बॉस का जो नुकसान हुआ है उसका ही कंपनसेशन नहीं बल्कि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस का भी नुकसान भरपाई करनी होगी। तुम लोगों की वजह से काफी टाइम तक यहाँ पर कोई कस्टमर भी नहीं आएगा, उसके भी पैसे देने होंगे। एक एक्टर ने तो हद ही कर दी थी, उसने कहा, तुमने हमें जो इतना ज्यादा डरा दिया उसके लिए भी फीस देनी होगी। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक एकदम दंग रह गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डराने की क्या फीस होगी, भला कोई इस तरह के कंपनसेशन करने के लिए कैसे कह सकता था। कार्तिक को हैरान देखकर उस एक्टर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त की वजह से हम ऑलमोस्ट डर गए थे और इसीलिए तुम्हें हम लोगों को कंपनसेशन देना होगा। तुम इसे मेंटल इंजरी भी कह सकते हो।
यहाँ खड़े हुए ये एक्टर और उनके बॉस को देखकर लग रहा था कि ये लोग कार्तिक को किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट बाहर गेट पर खड़े हुए थे जिन्हें अंदर आने से मना कर दिया गया था, और वो सभी लोग अंदर हो रही बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जब इन लोगों ने यहाँ के एक्टर्स की बात सुनी तो इन लोगों को भी इस बात पर काफ़ी हंसी आ रही थी। ओरिजिनली ये एक्टर यहाँ आने वाले टूरिस्ट को डराने का काम करते थे और इसी के उन्हें पैसे मिलते थे, पर अब अगर किसी टूरिस्ट ने इन्हें डरा दिया तो उसके लिए इन लोगों को पैसे चाहिए थे। ये कोई मजाक नहीं तो क्या था। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक खुद भी यहाँ के मालिक का नुकसान करके नहीं जाना चाहता था। वो खुद ये सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था, इसीलिए उसने सामने खड़े हुए लोगों से पूछा, कितना कंपनसेशन चाहिए तुम लोगों को। कार्तिक की बात सुनकर मालिक ध्यान से आसपास के नुकसान को देखने लगा कि उसे किस किस चीज़ का नुकसान हुआ है, और मन ही मन सारी कैलकुलेशन करने लगा। उसने तुरंत कार्तिक को कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कार्तिक की बात सुनकर यहाँ खड़े एम्प्लॉइज कम एक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और सभी लोग अपनी गर्दन को स्ट्रेच आउट करने लगे जैसे उन्होंने किसी शिकार को फंसा लिया हो। 50,000 रुपये, अगर आज तुमने मुझे 50,000 रुपये नहीं दिए, यहाँ से जाने के बारे में भूल जाना। मुझे उससे ज़्यादा चोट लगी और खून भी आ रहा है। 1 लाख रुपये चाहिए मुझे। मैं अभी तक शॉक से बाहर नहीं निकल पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए मुझे 2 लाख रुपये देने होंगे और 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मेरे न्यूट्रिशन के लिए। कार्तिक जैसे जैसे इन लोगों की डिमांड सुन रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आती जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की बातें सुनकर तानिया उतना ज़्यादा शॉक में जाती रही। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि थोड़ी सी चोट के लिए ये लोग 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मांग रहे हैं। पहले तानिया को लगता था कि वो जिंदगी में कभी भी इतने पैसे देख भी नहीं पाएगी, इसीलिए इस वक्त वो कार्तिक को परेशान होकर देखती रही। और उसके पास अच्छे पैसे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसे बिना वजह ब्लैकमेल करके पैसे लेते रहेगा। एक तो इस छोटी सी बात के लिए कोई कंपनसेशन बनता ही नहीं था, पर ये एम्प्लॉइज सिर्फ कंपनसेशन नहीं मांग रहे थे बल्कि खुलेआम डकैती कर रहे थे और कार्तिक को लूट रहे थे। ऐसे में कार्तिक इन्हें बिना सोचे समझे पैसे देने के लिए कर सकता था। कार्तिक ने इन लोगों को बहुत ही सख्त चेतावनी देते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुबह सुबह पी लिया है? छोटी सी चोट के लिए तुम लोग इतने पैसे मांग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जो मांगोगे तो मैं वो दे दूंगा। कार्तिक इन्हें लिमिट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, पर शायद कार्तिक की बातें इन एम्प्लॉइज पर काम नहीं कर रही थी। शायद सुबह सुबह ही इन लोगों ने पी ली थी, इसीलिए तो कार्तिक की बातों से इन्हें कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि ये लोग कार्तिक पर चिल्लाते हुए बोले, यहाँ खड़े खड़े हमें डराना बंद करो। हमें जो चोट आई है उसके लिए तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारी वजह से हम कुछ दिन काम नहीं कर पाएंगे, उस वजह से भी हमारा नुकसान होगा। या तो तुम पैसे दो या फिर यहीं रहो, क्योंकि बिना पैसे दिए तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से कार्तिक ना चाहते हुए भी उनके मुंह से आ रही अल्कोहल की स्मेल को सूंघ पा रहा था। शुरू में कार्तिक ने ऐसे ही कहा था, पर अब उसे विश्वास हो गया था कि इन लोगों ने सच में कोई ड्रिंक की हुई है, और ये बात जानकर कार्तिक मन ही मन बहुत ज्यादा नाराज हो गया। कार्तिक को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि ये लोग काम के दौरान शराब पी कर आए थे और उसके बाद भी अपने बजाय किसी और को गलत ठहरा रहे थे। कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से यहाँ आने वाले टूरिस्ट को और ज्यादा परेशानी होती होगी। कार्तिक जानता था कि इस जगह पर बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती थी और यहाँ काम करने वाले एक्टर को छुपकर एक छोटी सी ट्यूब में रहना पड़ता था, और जब कोई टूरिस्ट यहाँ आता था तभी उसे डराकर तुरंत वापस उसे ट्यूब में चले जाना पड़ता था, जिस वजह से ये लोग अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बोर हो जाते थे। और इस दौरान ये लोग कई बार अपना फोन इस्तेमाल करते थे और कुछ लोग शराब पीकर आते थे ताकि इनका टाइम पास हो सके। हालांकि कार्तिक ने अच्छे से इस जगह के बारे में सुना था, कोई भी अम्यूजमेंट पार्क या किसी और वर्किंग प्लेस पर शराब पीकर नहीं आ सकता था। इन लोगों ने यहाँ आकर छुपकर शराब पी और उसके बाद लगभग बेहोश हो गए, जिस वजह से मैगी ने जब इन लोगों को मारा तो ये लोग खुद को बचा नहीं पाए और ट्यूब में से निकलकर नीचे गिर गए। भले ही एक बार के लिए ये सारे एम्प्लॉइज मैगी की मार खा के डर के रह गए थे, पर बाद में इन सब लोगों का सारा डर निकल गया और अब ये लोग मैगी से भी डर नहीं रहे थे, क्योंकि इस वक्त अब इनके साथ इनका बॉस खड़ा था। कहीं ना कहीं उनकी कही हुई बातों में दम था, इसीलिए ये लोग ज्यादा उछल रहे थे और कार्तिक इन्हें गलत नहीं ठहरा सकता था। यहाँ आने से पहले इन लोगों ने ध्यान से देखा था कि कार्तिक और उसके साथ आई हुई दोनों लड़कियों ने काफी महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग तुरंत समझ गए थे कि ये तीनों बहुत ही अमीर परिवार से हैं, और तुरंत ही उनके दिमाग में ये ख्याल आ गया था कि इन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और कार्तिक को जितना लूट सकते हैं उतना लूटना चाहिए। यहाँ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पैसे कमाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पूरे दिन काम करके भी इन लोगों को बहुत कम पैसे मिलते थे। इसीलिए आज इन लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसे ये लोग खोना नहीं चाहते थे। हालांकि वो बात अलग थी कि कार्तिक ने इन सब लोगों पर ध्यान नहीं दिया था और उनके मालिक के पास जाकर बहुत ही सीरियस होकर बोला, क्या तुमने कैलकुलेशन कर ली? जहाँ एक तरफ सारे एम्प्लॉइज अपनी अपनी डिमांड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनका मालिक कंप्यूटर पर बैठकर कैलकुलेशन कर रहा था और काफी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद उसे फाइनली समझ में आ गया कि उसे कितना नुकसान हुआ है। कार्तिक के पूछने पर मालिक ने कहा उससे, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। कार्तिक ने अपने पुराने एटीट्यूड में उससे पूछा कि कितना लॉस हुआ है तुम्हें और प्राइस के अकॉर्डिंग कितना कंपनसेशन बनता है। कार्तिक को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, वो आराम से अपना ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये लोग जितने भी डिमांड कर लें कार्तिक इन्हें आराम से पैसे दे सकता था। उसके लिए ये बिल्कुल समुद्र में चिड़िया की चोंच जितना पानी था। कार्तिक चाहे तो पूरे अम्यूजमेंट पार्क को एक चुटकी में खरीद सकता था और इसमें लगने वाला पैसा भी बहुत कम होता था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि यहाँ का मालिक जब तक बहुत सोच समझ कर और आराम से बात करेगा तब तक कार्तिक उसे इज्जत देगा, और अगर उसने भी अपने एम्प्लॉय की तरह मुंह खोलने की कोशिश की तो उसके लिए बाहर खड़े उसके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स काफी थे। कार्तिक का सवाल सुनकर मालिक ने कंप्यूटर में देखते हुए कहा, यहाँ का ज्यादातर सारा सामान टूट चुका है,
और इसे वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता। हमें नया खरीदना होगा और जो चीज़ ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है वो रिपेयर की जा सकती है। उनके लिए मैं कंपनसेशन नहीं मांग रहा हूँ, मुझे बस मेरा नुकसान का पैसा चाहिए जो 2.18 मिलियन है। जैसे ही तानिया ने मालिक की बात सुनी तो उसने बहस करते हुए कहा, इतना ज़्यादा पैसा? क्या आप हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं? तानिया के लिए 2 मिलियन रुपीस बहुत बड़ी बात थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसके सिर पर बम फोड़ दिया हो। उसे ये पैसे बहुत बड़ी अमाउंट लग रही थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर रखे हुए प्रॉप्स और हॉरर कैसल इतने ज़्यादा महंगे होंगे। तानिया की बात सुनकर मालिक ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम लोगों को लूटने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ और तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। यहाँ जितने भी प्रॉप्स रखे हुए हैं सब असली हैं और इनकी प्राइस सच में बहुत ज़्यादा है। तुम जहाँ चाहो वहाँ पूछ सकते हो। मालिक की बात सुनकर तानिया कुछ कहना चाहती थी पर कार्तिक ने उसे चुप करवा दिया। कार्तिक मालिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उससे बोला, मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं और जो भी कह रहे हैं वो सच है। मैं आपको किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं उठाने दूंगा और जितना भी खर्चा है सब देने को तैयार हूँ। कार्तिक की बात सुनकर यहाँ के मालिक ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बात समझने की कोशिश की है। मैं माफ़ी चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं सकता, पर आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ का जो नुकसान हुआ है और इस नुकसान को सही करने में बिजनेस में जो देरी हो उसका पैसा आपको मुझे यहाँ देना होगा। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस डीले में कितना पैसा और चाहिए? कार्तिक की बात सुनकर मालिक ने सोचते हुए कहा, इस वक्त हमारे बिजनेस का पीक सीजन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते, पर फिर भी इस दौरान हम लोग रोज़ाना 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। यहाँ का प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमें कम से कम 10 दिन और लगेंगे। इस हिसाब से आपको मुझे 10 लाख रुपए और देने होंगे। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं पे कर दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर बिजनेसमैन ने अपना गुस्सा एक तरफ रखा और बहुत ही आराम से कार्तिक से कहा, सर आप वाकई बहुत सेंसिबल इंसान है और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सब बातों को अपने दिल पर मत लीजिएगा क्योंकि आगे चलकर आपको मेरे इस बिजनेस का ख्याल भी रखना है। इस आदमी की बातें सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मालिक से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो डिमांड की है वो बिल्कुल जायज़ है। अपनी बात कहकर दोनों हंसने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज ने जब अपने मालिक और कार्तिक को आपस में हंसते हुए और बातें करते हुए देखा तो मन ही मन थोड़े नाखुश हो गए और इन लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा, बॉस आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हम सब लोगों को चोट लगी, हमारे कंपनसेशन का क्या होगा? इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने फिर से अपना रौद्र रूप धारण करते हुए सीरियस होकर यहाँ के मालिक से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपके एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ खड़े एम्प्लॉइज ने कार्तिक की बात सुनी तो उन्होंने फिर से अपना सवाल दागते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम सब लोग यहाँ पर रोज बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों की वजह से आज हमें इतनी चोट आई है और इस वजह से हम कितने दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम अगले 10 दिन तक भूखे रहें, 10 दिन तड़पते रहें? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस आदमी के पास इतने पैसे हैं पर ये हमें अस्पताल और न्यूट्रिशन तक के पैसे नहीं दे सकता। आज इस आदमी को हमें पैसे देने होंगे वरना हम इसे जाने नहीं देंगे। इन सब लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने अचानक से हंसते हुए इन सब लोगों से कहा, क्या सच में तुम लोग यहाँ पर बहुत मेहनत करते हो? कैसे? दारू पीकर? तुम लोग काम पर ड्रिंक करते हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जैसे ही कार्तिक ने अपनी ये बात कही तो यहाँ खड़े सारे लोग चुप हो गए। अचानक से चारों तरफ शांति छा गई। कुछ एम्प्लॉइज को तो अब मन ही मन पछतावा हो रहा था कि कहीं कार्तिक इनकी पोल ना खोल दे। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही मालिक ने कार्तिक की बात सुनी तो वो और हैरान हो गया और एम्प्लॉइज के पास आकर उन्हें सूंघने लगा जैसे कार्तिक की बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। जल्दी ही मालिक को भी एहसास हो गया कि सच में कार्तिक सही कह रहा है। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा और उसने गुस्से से उन एम्प्लॉइज से पूछा, तुम्हें से किसने शराब पी रखी है? अभी और इसी वक्त मेरे सामने आओ। अपने मालिक की बात सुनकर सारे एम्प्लॉइज एकदम भौचक्के हो गए और लड़खड़ाती आवाज में सफाई देने की कोशिश करने लगे। बॉस ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, हम सब लोग यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं, हम सब लोग अच्छे एम्प्लॉइज हैं बॉस, हमें पता है कि यहाँ के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, हम कभी भी काम के वक्त ड्रिंक तो कभी नहीं करते। बॉस हम काफी टाइम से आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। इन सब लोगों की बातें सुनकर मालिक को काफी ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी पर फिर भी उसने कुछ सोचते हुए कार्तिक से कहा, मुझे लगता है कि आपको हमारे एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देना चाहिए, इन्हें सच में चोट लगी है। जैसे ही कार्तिक ने मालिक की बात सुनी तो उसे समझ में आ गया कि अब ये मालिक अपने एम्प्लॉइज की गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है और गलत तरीके से उनका साथ दे रहा है। ये सोचकर कार्तिक के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने एक सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि तुमने शराब पी है या नहीं। मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूं पर क्या तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम सब लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं? इस तरह की जगह पर शराब पीना और अपना कंट्रोल खो देना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हो सकता है टूरिस्ट के साथ कुछ गलत हो जाए। जैसे ही मालिक ने यह बात सुनी तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगी और माथे पर पसीना बढ़ने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त कंप्लेंट कर सकता हूं। मैं यहाँ टूरिस्ट हूं, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं कंप्लेंट करूंगा, ये मेरे हक में है। और उसके बाद तुम्हारा अम्यूजमेंट पार्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या नहीं, ये सवाल तुम खुद से पूछो। कार्तिक की बातों में धमकी साफ नजर आ रही थी और मालिक भी इस बात को साफ साफ समझ रहा था। जल्दी से उसे सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने एम्प्लॉइज पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई काम पर शराब पी के आने की? तुम लोगों ने मेरा भी ख्याल नहीं रखा और तुम लोग अब अपनी गलती पर यहाँ आए हुए कस्टमर से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हो। अरे कहां से आई तुम लोगों में इतनी हिम्मत?
कार्तिक एक कोने में खड़े होकर आराम से अपने हाथों को बांध कर तमाशा देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अपने बॉस का अचानक से बदला हुआ रूप देखकर सभी एम्प्लॉइज काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अभी भी उनमें से एक ने थोड़ी बहुत हिम्मत करते हुए कहा, भले ही हम लोग गलत हैं, पर ये चोट तो हमें काम के दौरान लगी है ना, हमें इसके लिए मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। जैसे ही मालिक ने इस एम्प्लॉय की हिम्मत देखी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए इन लोगों से कहा, मुझे मत सिखाओ कि वर्क इंजरी क्या होती है। तुम सब लोगों को अभी और इसी वक्त काम से निकाला जाता है और दोबारा इस अम्यूजमेंट पार्क के आसपास देखना भी मत। जैसे ही इन सब लोगों ने अपने मालिक की बात सुनी तो सब एकदम हैरान हो गए। भले ही ये लोग 1 मिनट के लिए यहाँ आए हुए कस्टमर से पैसा लूट सकते थे, पर इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अपने मालिक से बहस करें, क्योंकि आज नहीं तो कल शायद इनका मालिक इन्हें वापस काम पर रख लेगा। पर अगर आज इन लोगों ने ऐसी कोई भी बात कही तो शायद यहाँ आना इनका हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। सभी लोग यहाँ से चले गए। इन्हें यहाँ से भगाने के बाद मालिक ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे लगता है कि आप सही टाइम है, आपको हमें कंपनसेशन का पैसा दे देना चाहिए। कार्तिक को पहले और बाद में पैसा तो देना ही था, इसीलिए उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने जल्दी से अपने बैंक अकाउंट से 2 मिलियन रुपीस यहाँ के मालिक को ट्रांसफर कर दिए। आज इतना कुछ हो गया था कि अब किसी का भी मन यहाँ रुकने का नहीं था, इसीलिए सब लोग यहाँ से वापस जाने लगे। मालिक ने बार बार इन लोगों को यहाँ रुककर एंजॉय करने के लिए कहा, पर कार्तिक वापस तानिया और मैगी के साथ बाहर आ गया। मैगी को अपनी की हुई गलती पर अभी भी पछतावा हो रहा था और इस वक्त वो भी काफी दुखी नजर आ रही थी। उसे ऐसे देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे दिल पर मत लो। जहां कार्तिक एक तरफ मैगी को समझा रहा था और वहीं दूसरी तरफ तानिया थोड़ा नाराज होते हुए बोली, भैया 2 मिलियन रुपीस बहुत बड़ी बात होती है, आपको इतनी जल्दी इन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए था, आपको कोई भी अपनी बातों में उलझा लेता है। तानिया को अभी भी लग रहा था कि उसका भाई बहुत ज्यादा भोला है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, इसीलिए किसी के भी कहने पर उन्हें आसानी से पैसे दे देता है। हालांकि तानिया को इस बात की खुशी थी कि उसके भाई ने थोड़ी सी अकल दिखाई और उन एम्प्लॉइज को तो पैसे नहीं लूटने दिए। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे भाई को भगवान ने इतने पैसे दिए हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसका पूरा मजा उठाना चाहिए। अरे 2-4 मिलियन रुपए किसी को देने से कुछ नहीं होता, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर आज मौज मस्ती करने आए, टेंशन लेने नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक अपनी बहन को वापस यहाँ से ले जा पाएगा? या कार्तिक तानिया को अपनी बात समझा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने थोड़ा सीरियस होकर मैगी को देखा और फिर उससे कहा, वैसे मैगी मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड एक प्रॉप से डर जाएगी। इतना कहकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक की बात पर तानिया को भी हंसी आ गई और दोनों भाई बहन खूब मजे से मैगी की इस बात पर हंस रहे थे। कार्तिक और तानिया को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा शेरनी की तरह दिखने वाली मैगी को, जिसे पता था कि ये सब कुछ नकली है और यहाँ जितने भी पॉपुलर सीन हैं वो सब नकली हैं, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा डर जाएगी। जहाँ एक तरफ कार्तिक को हंसी आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मैगी को अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसने हल्के से अपने कानों को सहलाते हुए धीरे से कार्तिक से कहा, बॉस असल में मैं छोटी थी तब से ही मुझे हॉरर मूवीज देखने से डर लगता है। मैगी की इस बात पर कार्तिक ने बहुत ही क्यूरियस होते हुए उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तुम ट्रेनिंग पर इन सब चीजों से कैसे बची? वहां तो इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती थी ना। कार्तिक को अच्छे से पता था कि मित्तल परिवार में उनके बेस्ट बॉडीगार्ड्स को ट्रेनिंग देने के दौरान सबसे पहली चीज उन्हें यही सिखाई जाती थी कि कैसे उन्हें अपने डर पर काबू पाना है। फियरलेस होने के साथ साथ उन्हें पावरफुल और लॉयल भी होना होता था, और ये 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अगर कोई बॉडीगार्ड अपनी लॉयल्टी खो देता है और गद्दारी करता है तो इसे मित्तल परिवार पर संकट आ सकता है। इसीलिए मित्तल परिवार वक्त वक्त पर अपने सारे सबॉर्डिनेट का लॉयल्टी टेस्ट भी लेता था। अगर कोई सबॉर्डिनेट अपनी एबिलिटी खो देता था फिर वो किसी भी काम का नहीं होता था और मित्तल परिवार भी उसे अपने पास नहीं रखता था। और अगर किसी में लॉयल्टी है और कैपेसिटी भी है पर वो उतना हिम्मत वाला नहीं है तो ऐसे डरपोक इंसान का बॉडीगार्ड बनना पूरी तरह से नामुमकिन था। कार्तिक ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था कि ट्रेनिंग के दौरान उसका परिवार बाकी सबॉर्डिनेट को किस तरह से ट्रीट करता था, पर उसे इतना जरूर पता था कि इन सब में हिम्मत सबसे ज्यादा जरूरी थी। और वहीं दूसरी तरफ जब कार्तिक ने मैगी से ये सवाल पूछा तो मैगी एकदम परेशान हो गई। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कार्तिक को फेस कर सके और वो उसे मन ही मन डर रही थी कि कार्तिक को सच में नहीं पता कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। मैगी ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में बोली, असल में मुझे लाइव बुलेट ट्रेनिंग में फुल मार्क्स मिले थे, पर मैं करेज ट्रेनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उसमें मुझे काफी कम मार्क्स मिले थे। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने बस सहमत होते हुए हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, आई सी। असल में मित्तल परिवार के अंदर किसी की भी हिम्मत को अगर परखना हो तो 2 तरह के टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होते थे। पहले लाइव बुलेट ट्रेनिंग टेस्ट, जिसमें बॉडीगार्ड्स पर ट्रेनिंग के दौरान बुलेट चलाई जाती थी ताकि वो देख सके कि बुलेट के सीने पर लगने पर ये लोग डरते हैं, भागते हैं या फिर वहीं खड़े रहते हैं। और रात के वक्त भी इन लोगों की हिम्मत टेस्ट करने के लिए सिमेट्री क्रेज टेस्ट होता था। इस टेस्ट में जो जैसे क्वालिफाई करता था उसे वैसे ही रैंक दी जाती थी और उसी के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। कार्तिक के माँ बाप पहले ही गुजर गए थे, इसीलिए परिवार में उसे कोई खास सपोर्ट करने वाला नहीं था। साफ और सिंपल तरीके से देखा जाए तो कार्तिक की बातों का परिवार में कोई खास महत्व नहीं रह गया था। और फिर उस वक्त कार्तिक छोटा भी था। कहीं ना कहीं परिवार में बाकी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कार्तिक की सेफ्टी अच्छे से होती है या नहीं, और इसीलिए मैगी को टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले नहीं थे और इसीलिए उसे कार्तिक को गार्ड करने के लिए रखा गया था।
जिन गार्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा था उन्हें कार्तिक के कजिन्स को अलॉट किया गया था ताकि उन लोगों की सेफ्टी ज्यादा अच्छे से हो सके। हालांकि कार्तिक अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि मैगी करेज टेस्ट में कम रैंक लेकर आई थी, जिससे मित्तल परिवार ने मैगी को कार्तिक के हिस्से में दे दिया था और मैगी जैसी अच्छी बॉडी गार्ड तो उसे मिल गई। मैगी काफी सालों से कार्तिक के साथ थी, इसीलिए कार्तिक को इतना तो समझ में आ गया था कि सिर्फ इतनी सी कमजोरी की वजह से मैगी की काबिलियत पर शक करना गलत होगा। मैगी को भले ही भूतों से या अंधेरे से डर लगता हो, पर उसकी बाकी काबिलियत काफी ज्यादा अच्छी थी। वो हर चीज में माहिर थी और बहुत सेंसिबल भी थी। अगर कार्तिक की नजर से देखा जाए तो कार्तिक के हाथों गलती से ही सही पर एक खजाना लग गया था जिसका नाम मैगी था। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी उसे चुप देखकर मैगी ने थोड़ा डरते हुए और उदास होते हुए कहा, बॉस क्या आप मेरी ये कमजोरी जानकर मुझसे नाराज हैं? मैगी का ये सवाल सुनकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा, मैं तो खुश हूँ। कार्तिक तो मन ही मन अपने घर वालों को शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन लोगों की छोटी सोच की वजह से ही सही कार्तिक के हाथों मैगी जैसी सुपीरियर और अच्छी बॉडीगार्ड लगी थी। उसके घर वालों ने सिर्फ मैगी की एक कमजोरी देखकर उसे छोटा माना था, जबकि उसकी बड़ी ताकत को इन लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। कार्तिक ने मैगी को फिर से समझाते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यार, तुम मेरी बॉडीगार्ड बनकर आई। एक्चुअली खुश नहीं, मुझे तो कहना चाहिए कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनी। कार्तिक ने सौभाग्यशाली शब्द पर जोर दिया और जिसे सुनकर मैगी को भी हंसी आ गई। हालांकि मैगी ने तुरंत अपना पुराना अवतार धारण करते हुए कार्तिक से कहा, थैंक यू सो मच बॉस, मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द अपने इस डर पर काबू पा सकूं। कार्तिक और मैगी को आपस में बातें करते हुए देखकर तानिया ने थोड़ा नाराज होते हुए कार्तिक से कहा, भैया बस भी करो, कब से मैगी को परेशान कर रहे हो? आप दोनों क्या ये पुरानी बातें लेके बैठ गए? क्या आपने कभी सोचा है कि मैगी को कैसा महसूस हो रहा होगा? तानिया की बात सुनकर कार्तिक को रियलाइज हुआ कि वो कब से मैगी के डर वाली बात को खींचे जा रहा था। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, ओके ओके सॉरी सॉरी, अब हम इस बारे में और बातें नहीं करेंगे। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने कार्तिक से कहा, अच्छा ठीक है, पर आज हम लोग उतना मजा नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। क्यों ना हम लोग किसी दूसरी जगह पर चले? वैसे भी अभी रात होने में काफी टाइम है। कार्तिक भी जानता था कि छोटी सी बात के लिए सबका मूड खराब करना सही नहीं होगा, इसीलिए उसने तानिया को सजेशन देते हुए कहा, मुझे पता है आज तक तुमने अपने इस खूबसूरत शहर को आसमान से नहीं देखा है, अगर तुम कहो तो हम लोग हॉट एयर बलून ट्राई करें। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, चलो हम लोग पहले वही ट्राई करते हैं, मैंने आज से पहले कभी भी इस शहर को आसमान से नहीं देखा है। तानिया को बच्चों की तरह एक्साइट होते हुए देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आसमान से नीचे जमीन की तरफ देखना इतना पसंद है। अभी हम लोग हॉट एयर बलून ट्राई कर लेते, उसके बाद जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरी प्राइवेट प्लेन लेकर आराम से इस पूरे शहर को देख सकती हो, और चाहे तो मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी यूज कर सकती हो। जैसे ही तानिया ने कार्तिक की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्या आपके पास प्राइवेट प्लेन और हेलीकॉप्टर भी है? भैया आप इन सबको कहाँ रखते हो? इन्हें रखने के लिए तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है ना। और पायलट, आपके पास पायलट भी है क्या? अच्छा हवा में उड़ते वक्त बहुत अच्छा लगता है क्या? आपको डर नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी होती है और मुझे लगता है कि मुझे भी एंग्जाइटी होगी। आपको क्या लगता है? तानिया एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 3 साल का बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ हवा में उड़ती हुई जहाज को देखकर अपने माँ बाप से सवाल करता है। तानिया की बातें सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने काफी टाइम बाद परिवार का एहसास किया था। वो खुश था कि उसकी बहन एक्साइटेड है और खुश है, और उसकी खुशी भी इन सब बातों में ही थी। तानिया को इतना खुश देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है। तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर एक बार तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरे हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें एक ट्रैवल करवाऊंगा। तुम चाहे तो पूरा इंडिया एरोप्लेन से घूम सकती हो। बिजनेस क्लास चार्टर प्लेन में घूमने का मजा ही अलग होता है। घूमने की बात सुनकर तानिया बहुत खुश हो गई। भैया सच में आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे? मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने ऋषिकेश वाले घर से बाहर भी निकल पाऊंगी। स्कूल जाना ही मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी, और पूरा इंडिया घूमना तो सच में बहुत मजा आएगा। कार्तिक जो बातें बहुत आसानी से कर रहा था वो सब बातें तानिया के लिए किसी सपने से कम नहीं थी, क्योंकि आज तक उसने बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी थी और उसमें छोटे छोटे सपने देखना भी बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे में इंडिया घूमना या वर्ल्ड टूर करना तो तानिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पहले शायद तानिया के पास अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं थे, पर अब उसके पास वक्त नहीं था। कार्तिक उसे पूरी दुनिया तो घुमाना चाहता था, पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरे होने के बाद तानिया को जल्द से जल्द अपने 12th के एग्जाम देकर अपनी कॉलेज ज्वाइन करनी थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना था। वो सिर्फ अपने भाई के पैसों पर जीना नहीं चाहती थी, उसे अपने सपने पूरे करने थे जो बचपन से उसने अपने लिए देखे थे। कार्तिक ने बहुत एक्साइटेड होते हुए तानिया से कहा, तो चलते हैं हॉट एयर बलून में और देखते हैं इस शहर को जहां तुम पिछले 10 सालों से रह रही हो। इतना कहकर ये सारे लोग हॉट एयर बलून की तरफ चले गए। अम्यूजमेंट पार्क में अभी भी बहुत सारी चीजें थी जिसे ये लोग ट्राई करना चाहते थे। धीरे धीरे पूरा दिन लगाकर इन्होंने हर चीज को एंजॉय किया, और रात को फायरवर्क पार्टी पूरा होने के बाद ही ये लोग अपने घर आए। अपने विला में आने के बाद ये लोग आज काफी ज्यादा थक चुके थे। पूरा दिन इन्होंने बहुत कुछ किया था। इस विला में तानिया को काफी सुकून मिल रहा था, क्योंकि पहले वाला घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। भले ही वो 10 साल तक बाहर रही थी, पर वहां जाने के लिए उसे 1 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ा, और पुराने घर को याद करने जैसा उसके पास कुछ नहीं था। भले ही ये विला भी टेम्परेरी था और तानिया को जल्दी ही कार्तिक के साथ उसके आइलैंड पर बने घर में जाना था, पर फिर भी अपने भाई को ढूंढने के बाद, उससे दुनिया भर का सारा प्यार पाने के बाद तानिया को ये विला भी घर लग रहा था। कम से कम तानिया को इस विला में रहकर किसी मेहमान या बाहरी इंसान होने की फीलिंग नहीं आ रही थी। भले ही कार्तिक से मिले उसे कुछ ही दिन हुए थे और उसकी सच्चाई जाने उसे सिर्फ 1 दिन हुआ था,
पर फिर भी उसे कार्तिक अपना सा लगा था। और जिस घर में वो पिछले 10 सालों से रह रही थी वो अभी भी उसे पराया लगता था। उसे अपनी माँ भी सगी नहीं लगती थी। अगले दिन तानिया कार्तिक की गाड़ी में स्कूल चली गई। कार्तिक अभी तक अपने विला में सोफा पर लेटा हुआ था और किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। और तानिया भी आज स्कूल जा चुकी है और पूरे दिन वहीं रहेगी। इस शहर में उसका कोई बिजनेस भी नहीं था, इसीलिए उसे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक की लाइफ पूरी तरह से सिंपल हो गई है या नया भूकंप उसका इंतजार कर रहा है?